नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा के हम 14 व्याख्यान पूरे कर चुके हैं, जिसमें हम अपने पिछले व्याख्यान में गुप्त काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 15वां व्याख्यान है। आशा करता हूं कि आपने जो पिछले व्याख्यान आए हैं उनको ठीक तरह से सुना होगा और भारतीय इतिहास की यात्रा सफल रूप से कर रहे होंगे। आज के व्याख्यान में हम उत्तर गुप्त काल को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका समयकाल 583 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक का रहा। इसमें हम कन्नौज को मुख्य मानकर यहाँ का अध्ययन करेंगे। कन्नौज एक बहुत विकसित क्षेत्र था, जिसके लिए त्रिपक्षीय यानी 3 राजवंशों के बीच संघर्ष हुए। उनका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें वर्धन वंश का अध्ययन करेंगे और इसके समकालीन रहे राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पल्लव वंश का अध्ययन करेंगे। आइए उत्तर गुप्त काल के अंतर्गत आने वाले राजवंशों में वर्धन वंश का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इससे कौन कौन सी चीज़ें जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनका हम देखते हैं थोड़ा सा। कन्नौज का जो वर्धन वंश है, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन हुआ करता था, जिसकी उपाधियां महाराजाधिराज एवं परम भट्टारक थीं। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन थे एवं इसकी एक पुत्री थी। जो प्रभाकर वर्धन थे, इनका एक पुत्र राजवर्धन, दूसरा पुत्र हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात ही उसका पुत्र जो राजवर्धन है वह शासक बना, जिसे बंगाल के शासक शशांक ने बंदी बना लिया था। बंदी बनाए जाने पर साथ ही उसकी बहन के लिए अपहरण कर लिया था। एक तो जो शासन कर रहा था राजवर्धन, उसको बंदी बना लिया एवं साथ ही उसकी बहन थी जो राजश्री, उसका भी अपहरण कर लिया था। कुछ समय पश्चात राजवर्धन की वहीं कैद में मृत्यु हो जाती है और ऐसी विकट परिस्थिति में उसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, वह शासक बनता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हमने देखा कि हर्षवर्धन यहाँ पर शासन कर रहे हैं और इन्हीं के शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाला यात्री, जिसने बहुत वृत्तांत भी लिखे, वैंगसांग भारत आता है, जो कि चीनी यात्री है, चाइना से यात्रा करके भारत में आता है। तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वैंगसांग भारत आया। वैंगसांग के लिए शाक्य मुनि या ऋषियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसके लिए वैंगसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन शासक होने के साथ साथ साहित्यकार भी था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक पुस्तकों की रचना की। इनकी पुस्तकें आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद पुस्तकें आदि की इन्होंने रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में इसके दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करते थे, जिन्होंने इनकी जो कृतियां हैं हर्षचरित्र एवं कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट हैं, इनकी 2 प्रमुख कृतियां हैं हर्षचरित्र और कादम्बरी, आप याद रखिए। इसी के समय भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित्र एवं उत्तर रामचरित की रचना की थी। मालती माधव की जो रचनाएं थी उनमें प्रमुख है भवभूति की जो रचनाएं थी उनमें प्रमुख है मालती माधव, महावीर चरित्र एवं उत्तर रामचरित्र। वैंगसांग अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के जो यह 12 वर्षों के बाद प्रयाग में एक सम्मेलन किया करता था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इस वर्णन में बताया गया है कि हर्षवर्धन इस जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में यह स्वयं राजा बनता था, यानी इंद्र बनता था, और बाकी इसके जो मिनिस्टर, जो मंत्री हुआ करते थे, वह देवता बनते थे। और यह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद क्या करता था? सम्मेलन का आयोजन करता था। वही जो प्रयाग में अभी जो क्या कहते हैं उसको, वर्तमान में जो कुंभ होता है, उसी प्रकार का यह होता था और आगे चलकर इसको कुंभ नाम दिया गया। और जो इस जो कुंभ में जो सम्मेलन होता था, उस सम्मेलन में यह क्या बनता था? इंद्र, और इसके जो बाकी मंत्री थे
वह बनते थे देवता बनते थे, वहाँ के देवता बनते थे। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य भी है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए और कन्नौज के आसपास के 3 क्षेत्रीय राजवंश, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल राजवंश शासन करते थे। हम देखते हैं कि जैसे ही यह इसकी हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो इसके जो आसपास के राजवंश है, जो क्षेत्रीय राजवंश है, वह इस पर हावी हो जाते हैं, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, जो यहाँ के क्षेत्रीय जो समकालीन क्षेत्रीय राजवंश है, वह इस पर विरोध करने लगते हैं। इस समय उत्तर भारत का समृद्ध नगर था। जो इस समय जो कन्नौज था वह उत्तर भारत का सबसे समृद्ध नगर था। इसलिए ये तीनों राजवंश कन्नौज पर अधिकार जमाना चाहते थे। इस कारण इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। अब जैसे ही वह संपन्न क्षेत्र था और उसका राजा उसके बाद जो हर्षवर्धन के बाद जो राजा आए वह अयोग्य साबित थे, अतः तीनों ने अपनी धाक इस क्षेत्र पर, कन्नौज क्षेत्र पर जमाने का प्रयास किया और प्रयास जमाने के लिए चूँकि तीनों आगे थे तो तीनों के बीच आपसी युद्ध होने लगा और यह जो युद्ध हुआ यह कुल 6 चरणों में संपूर्ण हुआ था और 6 चरणों में यह 150 वर्षों तक चलता रहा। 150 वर्षों के बीच यह 6 चरणों में संपन्न हुआ और आखिर में जाकर प्रतिहार वंश की विजय हुई और प्रतिहार शासकों ने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। वर्धन वंश से संबंधित अन्य जानकारियाँ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मैप के माध्यम से उत्तरी क्षेत्र में यह शासन था, इनका जो शासन चलता था यह उत्तर भारत में था, इसलिए इसके उत्तर गुप्त काल भी कहा जाता है। वर्धन वंश की नींव 6ठी सदी में, जो कि 6ठी सदी का प्रारंभिक समय था, उस समय में पुष्यभूति ने थानेश्वर में डाली थी और जो राजश्री थी प्रभाकर वर्धन की पुत्री, उनका विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। उस वैवाहिक संबंध के कारण उत्तर भारत के 2 प्रमुख राजवंश, एक मोखरी और वर्धन राज्य, जो 2 राज्य थे, एक था मोखरी और एक था ये जो प्रमुख राज्य था वर्धन राजवंश थे, ये दोनों प्रेम सूत्र में बंध गए थे, जिससे दोनों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हर्ष चरित्र जो लिखा गया है उससे ज्ञात होता है कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी मृत्यु से पहले राज्यवर्धन को उत्तर दिशा में हूणों का दमन करने के लिए भेजा था। जो प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र थे जो राज्यवर्धन, उनके लिए जब यह राजा थे तो अपने पुत्र के लिए इन्होंने हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए उत्तर की ओर इन्हें भेजा था। संभवतः उस समय हूण जो अधिकार कर रहे थे वह पंजाब व कश्मीर क्षेत्र पर कर रहे थे, जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में आता है पंजाब और कश्मीर, उत्तर पश्चिम में पंजाब आता है और उत्तर क्षेत्र में कश्मीर आता है। इस क्षेत्र में जो हूण राज कर रहे थे उनका दमन करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन के लिए भेजा था। शक्तिशाली प्रभाकर वर्धन का शासनकाल जो शासन था, शक्तिशाली जो सम्राट थे प्रभाकर वर्धन, इनका पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर, जहाँ की पंजाब क्षेत्र है जहाँ पर ब्यास नदी बहती है, वहाँ से लेकर यहाँ तक यमुना नदी तक फैला हुआ था। जैसा कि हम मैप में देखते हैं कि जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है लगभग यहाँ से भारत पाकिस्तान की, आज की जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, भारत से पाकिस्तान होते हुई जो नदी जाती है ब्यास, इससे लेकर यमुना नदी तक इसका जो साम्राज्य है वह फैला हुआ था। उत्तर गुप्त काल के दूसरे और महत्वपूर्ण राजवंश राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका शासनकाल 736 ईस्वी से 973 ईस्वी के बीच फला फूला, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का आरंभ से ही लगभग 736 ईस्वी में यह दंती दुर्ग द्वारा प्रारंभ किया गया। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। राजधानी याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वह मान्यखेत बनाई थी। इस वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो वह करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। राष्ट्रकूटों ने अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली को अपनाया था, उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे।
जो कि इनकी जो व्यवस्थाएं थी, राज्य को राष्ट्रों, विषयों, भूतियों तथा ग्रामों में विभाजित किया गया था। बड़े आराम से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। जो इनका राज्य था वह राष्ट्रों, विषयों और भूतियों तथा ग्रामों में बटा हुआ था। यह इनकी इकाइयाँ हुआ करती थीं जिनके अनुसार इनके राज्य की व्यवस्थाओं के लिए बांटा गया था। सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रकूट हुआ करता था। जो राष्ट्र का प्रधान है वह राष्ट्रकूट हुआ करता था। एक राष्ट्र 4 जिलों के बराबर था। राष्ट्र कई विषयों तथा जिलों में बटा था। एक विषय में 200 ग्राम थे। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। विषय को भुक्तियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भुक्ति में 100 से लेकर 500 ग्राम होते थे। यह आधुनिक तहसील जैसा हुआ करता था। जो भुक्ति थी वह आधुनिक तहसील के समान हुआ करती थी, जिसमें कि 100 से लेकर 500 गांव आते थे। 100 से ऊपर के जितने भी गांव हैं उसके लिए 100 से लेकर 100 से प्रारंभ होकर और 500 के बीच जितने भी ग्राम थे उन ग्राम को मिलाकर एक भुक्ति बनाई जाती थी। वह आज की तहसील के समान हुआ करती थी। जिस प्रकार हम जनपद की व्यवस्था देखते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो इसके आसपास के गांव आते हैं जो कि तहसील के अंतर्गत आता है, तो उस समय पर भी एक तहसील हुआ करती थी, उसे भुक्ति कहते थे और इसके अंतर्गत 100 से लेकर 500 ग्राम आया करते थे। भुक्ति के प्रधान को भोगपति कहा जाता था। जिस प्रकार आज तहसील के जो प्रधान हैं उसको तहसीलदार कहा जाता है, उसी प्रकार भुक्ति का जो प्रधान था उसके लिए भोगपति कहा जाता है। इस पद को अनुवांशिक था। यह जो पद था वह अनुवांशिक था, यानी राजा और उसका पुत्र उसके बाद गद्दी पर बैठता था और वह भुक्तिपति बनता था। इसमें 10 से 30 ग्राम होते थे। जो इकाई थी उसमें 10 से लेकर 30 ग्राम होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के अधिकारी को ग्राम या कूट कहा जाता था। ग्राम, कूट या ग्रामपति कहा जाता था आदि नामों से पुकारा जाता था। इसकी एक ग्राम सभा भी होती थी। जो ग्राम था, पहले तो आप ये देख लेते हैं कि जो छोटी इकाई थी वह ग्राम थी और ग्राम के अधिकारी को कूट, ग्रामपति या गावट कहा जाता था। और इसकी जो एक सभा होती थी, इस सभा में प्रत्येक परिवार का जो मुखिया होता था उस मुखिया को शामिल किया जाता था। प्रत्येक परिवार से एक मुखिया लिया जाता था और उस मुखिया को शामिल करके एक समिति का निर्माण किया गया था। इस सभा का कार्य, जो सभा बन जाती थी, मुखियाओं को मिलाकर एक सभा बनती थी, उसका कार्य मात्र एक होता था जो कि ग्राम के विवादों को सुलझाना होता था। बहुत ही अच्छी प्रकार की व्यवस्था थी। गांव के प्रत्येक तबके से कोई ना कोई व्यक्ति जो कि घर का मुखिया होता था वह उस समिति में हुआ करता था। वह समिति ही उसके जो ग्राम के जितने भी झगड़े थे उनको सुलझाने का प्रयास करती थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में समझते हैं। यह वंश 730 से 955 ईस्वी तक जो चर्चा में रहा और इसका शासनकाल चला। इसके संस्थापक नागभट्ट थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम थे। इस वंश की राजधानी कन्नौज थी। प्रतिहारों की घुड़सवारी सेना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो प्रतिहार राजा थे उनकी जो घुड़सवारी सेना थी वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय प्रतिहार राजा राज्यपाल शासन कर रहा था। यह भी पूछ लिया जाता है कि जब महमूद गजनबी का भारत में आक्रमण हुआ, जो कि अरब आक्रमण माने जाते हैं, जो प्रारंभ हुए, उस समय पर भारत का राजा कौन था? प्रतिहार राजा राजपाल था। ठीक है। 6ठी शताब्दी से लेकर 1036 ईस्वी में इस वंश का वर्चस्व रहा। बहुत ही लंबे समय तक, 6ठी शताब्दी से लेकर 1036, लगभग 436 वर्षों तक, 430 वर्षों तक इस जो राजवंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका वर्चस्व रहा। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गुर्जरों की एक शाखा थी। गुर्जर नाम इसलिए दिया जाता है प्रतिहार शासकों के लिए क्योंकि यह गुर्जर जो कि
गुजरात के क्षेत्र में रहते थे, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों के बीच में रहते थे, उन गुर्जरों की यह एक शाखा हुआ करती थी, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया है कि गुजरात क्षेत्र था और दक्षिण पश्चिम का जो राजस्थान क्षेत्र था, इस क्षेत्र से यह गुर्जर आया करते थे, इसलिए इनकी जो एक शाखा थी उसने क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में राम के भाई जो लक्ष्मण थे, भगवान राम जो कि क्षत्रिय वंश से आते थे, राम के जो भाई लक्ष्मण थे उनका वंशज बताया गया है। प्रतिहारों के जो अभिलेख हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है कि जो राम के भाई लक्ष्मण थे वह इनके वंशज थे, जो कि श्री राम के लिए प्रतिहार या द्वारपाल का कार्य किया करते थे। कन्नड़ कवि पंप ने महीपाल को गुर्जर राजा कहा। जो महीपाल हैं इनके लिए गुर्जर राजा किसने कहा? कन्नड़ कवि पंप ने। स्मिथ वेंगसांग ने वर्णन के आधार पर इनका मूल स्थान, जो स्मिथ रहे इतिहासकार और वेंगसांग, इन दोनों के अनुसार जो इनका मूल स्थान था वह आबू पर्वत था, जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। उस स्थान को इन्होंने इनका मूल स्थान बताया था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका मूल स्थान अवंती था। अवंती क्षेत्र के लिए कुछ विद्वानों के अनुसार इनका अवंती क्षेत्र बताया जाता है। प्रमुख राजा नागभट्ट, जो इस समय के प्रमुख राजा रहे, उनके नाम देख लेते हैं। नागभट्ट, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मेहरभोज, महेंद्रपाल द्वितीय होंगे, देवपाल, महीपाल द्वितीय, विनयपाल, राज्यपाल, यशपाल आदि थे। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। इस वंश की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। प्रतिहारों की घुड़सवारी सेना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, बहुत ही पहले हम पढ़ भी चुके हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय प्रतिहार राजा राज्यपाल यहाँ शासन करते थे। आइए कुछ जानकारी पल्लव वंश के बारे में प्राप्त करते हैं। यह वंश 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक चला। इसके प्रमुख राजा गोपाल, धर्मपाल व देवपाल थे। जो प्रमुख राजा जिनके बारे में पूछा जाता है, गोपाल, धर्मपाल व देवपाल थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल वंश के लोग तथा शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो पाल वंश के लोग थे एवं इनके जो शासक थे वह जो बौद्ध धर्म था उसके अनुयायी थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वह पाल शासकों ने की थी। पाल शासक देवपाल ने 5 ग्राम बौद्ध विहार के लिए दान में दिए थे। जो 5 ग्राम थे किसने दान दिए थे? वह देवपाल ने दान दिए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। बख्तियार खिलजी जो कि आक्रमण करने आया था, उसने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको जला दिया था। देवपाल के शासनकाल में पाल वंश एक प्रमुख शक्ति बन गया। देवपाल जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध विहार के लिए इन्होंने भूमि दान दी थी। इनके शासनकाल में जो पाल वंश था एक प्रमुख शक्ति बन गया था। इन्होंने देश के उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय भारत दोनों पर हमले जारी रखे। एक तो यह उत्तरी ओर हमले करते रहे और प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण की ओर भी इन्होंने हमले किए, लेकिन इनके राज्य के बाद का जो साम्राज्य था उसका पतन प्रारंभ हो गया। इनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद इनके साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल ने 9वीं शताब्दी के उपरांत उत्तरी बंगाल तक हमले किए। जो कन्नौज के शासक थे उन्होंने उत्तरी बंगाल से हमले प्रारंभ कर दिए। 810 ईस्वी से लेकर 978 ईस्वी तक का इतिहास पाल वंश के पतन का काल माना जाता है। इस समय कमजोर शासकों में विग्रहपाल की गणना की जाती है। जो विग्रहपाल थे, जो कि
लास्ट समय में थी, जो 978 ईस्वी का टाइम था। इस समय के जो शासक थे वह विग्रहपाल थे, वह अयोग्य शासक माने जाते हैं, या ये शासन व्यवस्थाओं को चलाने में अयोग्य साबित हुए। भागलपुर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार नारायणपाल ने बुद्धगिरिया, जिसको मुंगेर कहा जाता है, तीरभुक्ति तिरहुत में शिव मंदिर हेतु एक ग्राम दान में दिया था, जो कि क्षेत्र है मुंगेर क्षेत्र, व भुक्ति जो यहाँ की वो शाखाएं होती थी, या तिरहुत में एक शिव मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान में दी थी या ग्राम दान में दिया था, तथा 100 मंदिरों का निर्माण करवाया था। 100 मंदिरों का 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था, सॉरी। पाल वंश की सत्ता एक बार फिर से महिपाल, जो कि 978 ईस्वी से 1030 ईस्वी के पास में थे, इनके हाथों में चली गई थी। इनका प्रभुत्व वाराणसी तक फैला हुआ था। वाराणसी जो कि बनारस है, वहाँ तक इनका शासनकाल फैला हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। इसने बंगाल को ताकतवर बनाने के लिए बहुत कार्य किए तथा अपने राज्य को असम तथा उड़ीसा तक फैला कर ले गया था। जो पाल वंश का शासक था रामपाल, जो कि 1075 से 1120 ईस्वी तक रहा, उसने बंगाल में पाल वंश को क्या ताकतवर बनाया और बहुत से कार्य किए। अपने कार्यों के द्वारा, अपने जो युद्ध अभियान हैं एवं कार्यों के द्वारा यह अपना क्षेत्रफल चुका जो राज्य था, इसका राज्य विस्तार इसने उड़ीसा तक फैला दिया, असम व उड़ीसा क्षेत्र तक फैला दिया था। आशा करता हूँ कि आपको जो उत्तर गुप्त काल से लेकर जो भी हमने तथ्य समझाए वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और आपको यदि अगर विस्तृत रूप से अध्ययन करना है तो सारे लेक्चर देखें एवं एक एक लेक्चर के आप खुद नोट्स बनाएं। नोट्स में खुद ही उपलब्ध करा देता, लेकिन आपको अगर ठीक से याद रखना है तो आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इनका रिवीजन कीजिए, बार बार लेक्चर को देखिए। 2 से 3 बार देखने पर आपको एक एक फैक्ट याद हो जाएगा। इतिहास का अध्ययन इतना सरल भी नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं, लेकिन हम विस्तार पूर्वक और निरंतर अध्ययन करेंगे तो हम आसानी से इसको याद रखने में सफल हो पाएंगे। मैं आपको इतिहास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित ही जानकारी देता हूँ, क्योंकि इसमें एक एक राजा के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है अपने पास कि एक ही राजा का वर्णन करने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी इस तरह से करें कि आपको सफलता आसानी से और समय रहते आप पूरा अध्ययन कर पाएँ। इसी चर्चा के साथ हम लेक्चर का अंत करते हैं, और खुश रहिए, ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए, और अगर प्रयास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी बच्चे कोचिंग वगैरह की फीस भरने में वो असक्षम हैं, उन तक एक लेक्चर पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब और जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं वह तो अपन दिन भर ही देखते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप समय का सदुपयोग करें, और अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और नहीं भी कर रहे हैं तो भारतीय इतिहास को समझने का, सामाजिक व्यवस्थाएं समझने का, और हम यहाँ तक किस स्थिति में पहुँचे, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं उनको कैसे सुधारा जाए और वो आगे ना हो, उसके बारे में जानने के लिए आप इन लेक्चरों के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।